आज हम कक्षा 5 की भाषा भारती का पाठ 4, ये पाठ 4 हम भी सीखें, ये पढ़ेंगे। ये एक कविता है जो कि त्याग, सेवा और सहयोग की भावना का विकास करते हुए लिखी गई है। पहले मैं आपको कविता पढ़ के बताती हूँ। अगर आपके पास बुक नहीं है तो ये पूरी कविता इसमें है और कविता की 8 लाइनें 4 लाइनें भी लिखने के लिए आती हैं परीक्षा में और इसका भावार्थ भी आता है। तो पहले मैं आपको कविता बताती हूँ पढ़ के। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। सूरज हमें रोशनी देता, हवा नया जीवन देती है। भूख मिटाने को हम सबकी धरती पर होती खेती है। ये कविता आप ध्यान से पढ़ते जाना। अभी पीछे इसके जो आपका अभ्यास दिए हैं प्रश्न उत्तर खाली स्थान, इस कविता के बीच में से ही लाइनें बना बना के दी गई हैं और आपकी परीक्षा में भी आ सकती हैं। इसलिए हर लाइन को ध्यान से पढ़ो। जैसे हवा नया जीवन देती है, तो नया जीवन कौन देती है? हवा। भूख मिटाने को हम सबकी धरती पर होती खेती है। तो मान लो ये वाली लाइन दे दी तो ये वो गायब कर देंगे खाली स्थान में, इसलिए ध्यान से पढ़ना। औरों को वो हित में जिसमें हम ऐसा कुछ करना सीखें। इसमें ये थोड़ा सा मिटा हुआ है तो मैं आपको लिख के बता देती हूँ। वैसे यहाँ पर है ना, ये है औरों को भी हित हो जिसमें, औरों का भी हित हो जिसमें हम ऐसा कुछ करना सीखें। पथिकों को जलती दोपहर में, पथिकों मतलब राही, जो राहगीर होते हैं चलने वाले। पेड़ सदा देते हैं छाया, खुशबू भरे फूल देते हैं। हमको नए फलों की माया। त्यागी तरुओं के जीवन से हम भी तो कुछ जीना सीखें। तरु मतलब पेड़, जो बहुत पुराने पेड़ नहीं, बिल्कुल नए नए जो पेड़ होते हैं उनको बोलते हैं तरु। जो अनपढ़ हैं उन्हें पढ़ाएं, जो चुप हैं उनको वाणी दें, जो पिछड़ा है उसे बढ़ाएं। प्यासी मिट्टी को पानी दें, हम मेहनत के दीप जलाकर नया उजाला करना सीखें। ये मैंने आपको आपकी कविता पढ़ के बताई है। इसके लेखक कौन हैं? गोपाल कृष्ण कौल। आप हमेशा ध्यान रखना, आपका पाठ हो या आपकी कविता हो, कविता लिखने वाले को कवि बोलते हैं और पाठ जो कहानियाँ होती हैं, निबंध होते हैं, उसको लिखने वाले को लेखक बोलते हैं। तो ये भी एक प्रश्न बनता है और आता भी है कि मान लो ऐसे ही क्वेश्चन आ गया, हम भी सीखें, इस कविता के लेखक कौन हैं? तो इस कविता के लेखक कौन है? गोपाल कृष्ण कौल हैं। अब मैंने आपको ये कविता पूरी पढ़ के बता दी है और ये भी बता दिया है कि पीछे आपके खाली स्थान दिए हैं तो इसके बीच बीच में से भी वो पूछ सकते हैं। तो कविता अच्छे से याद कर लीजिएगा आप। अब मैं इसके आपको भावार्थ बताती हूँ। एक परीक्षा में आपकी कविता के भावार्थ भी आते हैं और प्रश्न के उत्तर भी आते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ से, देश हमें देता है, यहाँ से लेकर के हमें कुछ करना सीखें, यहाँ तक का अर्थ बता रही हूँ। तो इस सबसे पहले हम इसके शब्दार्थ देखेंगे। रोशनी मतलब प्रकाश, औरों का मतलब होता है दूसरों का, हित का मतलब होता है भला। अब कविता का जब अर्थ बताया जाता है तो पहले संदर्भ आता है, फिर प्रसंग आता है और उसके बाद उसका भावार्थ आता है। तो संदर्भ में क्या आता है कि यह कविता प्रस्तुत मतलब जो अभी यहाँ पर मैं बता रही हूँ बुक, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक भाषा भारती के हम भी सीखें नामक कविता से लिया गया है। इसके रचयिता श्री गोपाल कृष्ण कौल जी हैं। संदर्भ में हमेशा कविता किस बुक की है
और कविता का नाम क्या है और उसके लेखक क्या हैं। 3 चीज़ें आपको बतानी रहती हैं। अब है प्रसंग। प्रसंग का मतलब है कि कविता में किसके बारे में कब और कहाँ क्या कहा गया है, ये चीज़ आती है प्रसंग में। बच्चे कई बार संदर्भ और प्रसंग में भ्रमित हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस में क्या लिखना है। तो संदर्भ में मैंने आपको बता दिया कि क्या आएगा, बुक का नाम, पाठ का नाम और उसके लेखक। और प्रसंग में कि कविता में किसके बारे में कहा गया है, वो चीज़ आती है। इस कविता में कवि ने प्रकृति से प्रेरित होकर मनुष्य को त्याग, सेवा और सहयोग की भावना का विकास करने की बात कही है, ताकि देश के प्रति हम अपने कर्तव्यों का निर्वाह कर सकें। ठीक है, ये प्रसंग है। अब मैं जितने बार भी आगे की कविता का अर्थ बताऊंगी तो उसमें संदर्भ और प्रसंग वही रहेगा। अब भावार्थ। कवि कहता है कि हम इस देश से हमें सब कुछ मिलता है, अर्थात देश हमें सारी सुविधाएं देता है, तो हमें भी इसे कुछ देना चाहिए। सूरज से हमें उजियारा प्रकाश मिलता है और हवा के कारण हम सांस लेते हैं, अर्थात हवा हमें जीवन प्रदान करती है। हमारी भूख मिटाने को अर्थात पालन पोषण करने के लिए इस धरती पर खेती होती है। धरती हमें अन्न देती है, अनाज, अन्न मतलब अनाज। इस प्रकार सूरज, हवा और धरती प्राणियों को कुछ न कुछ देते हैं, अतः हमें भी जिस काम से दूसरों का भला होता है वही काम करना चाहिए। अब आगे आपका मैं यहाँ से, पथिकों को जलती दोपहर में पेड़ सदा देते हैं छाया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक त्यागी तरुणों के जीवन में हम भी तो कुछ देना सीखें, इसका अर्थ बता रही हूँ। और आप जब आपसे परीक्षा में पूछा जाए, टेस्ट हो अगर आपका तो पूछा जाए, तो आप इन पंक्तियों में से देख लेना कि कितनी पंक्तियों का वो अर्थ पूछ रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि मैंने जिस तरीके से बताया वैसे ही बताएं, हो सकता है वो सिर्फ इन 2 पंक्तियों का ही पूछ लें या इन दोनों का ही पूछ लें या इन तीनों का पूछ लें, तो जितना पूछें उतना ही आपको बताना है। अब इसमें शब्दार्थ हैं। पथिकों मतलब राहगीर, सदा मतलब हमेशा, खुशबू यानी सुगंध, त्यागी मतलब होता है त्याग करने वाला, तरुओं मतलब पेड़ों। अब इसमें देखो लिखा है ना संदर्भ और प्रसंग, ये संदर्भ और प्रसंग जो पहले मैंने कविता में बताया है बिल्कुल वैसा का वैसा है, वही वाला आपको इसमें लिखना है। संदर्भ में क्या आएगा, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक भाषा भारती के हम भी तो सीखे नामक कविता से लिया गया है और इसके लेखक हैं गोपाल कृष्ण कौल जी। ठीक है, प्रसंग में इस कविता में प्रकृति के बारे में बताया, जो पहले का है वही आएगा और अभी दूसरे में भी यही आएगा। भावार्थ, पेड़ भरी दोपहरी में राहगीरों को अपनी शीतल छाया प्रदान करते हैं। सुगंध से भरे हुए फूल हमें मीठे रसीले स्वादिष्ट फलों की सौगात देते हैं। इस तरह पेड़ पौधे त्याग करके दूसरों को सुख पहुंचाते हैं। इन त्याग करने वाले पेड़ों के जीवन से हमें भी जीना सीखना चाहिए। ये आपका यहाँ तक हो गया है। त्याग करने वाले पेड़ों के जीवन से भी हमें भी जीना सीखना चाहिए। अब ये आपकी आखिरी की जो पंक्तियाँ हैं, जो अनपढ़ हैं उन्हें पढ़ाएं, जो चुप हैं उन्हें बाणी दें, यहाँ से लेकर के नया उजाला तक ये मैं आपको बताती हूँ। अब इसमें संदर्भ और प्रसंग पहले के जैसा ही रहेगा, है ना। अब इसके शब्दार्थ जो हैं वो आप देख लो। अनपढ़ मतलब बिना पढ़ा लिखा, बाणी यानी स्वर, आवाज़ यानी पिछड़ा, स्वर यानी बाणी,
पिछड़ा माने पीछे रहने वाला, दीप माने दीपक। भावार्थ, संदर्भ व प्रसंग पहले के जैसा ही रहेगा, ठीक है। कवि कहता है कि हमें भी अपने देश के लिए कुछ करना चाहिए। जो पढ़ लिख नहीं सकते हैं उन्हें पढ़ाना चाहिए। जो चुप हैं अर्थात जो अज्ञानी हैं उन्हें ज्ञान रूपी वाणी देना चाहिए। जो पिछड़ा है उसे आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। जो मिट्टी प्यारी है उसे पानी देना चाहिए, अर्थात जैसी जिसकी आवश्यकता है हमें उसकी वैसे मदद करना चाहिए। हमें अपनी कठोर मेहनत के बल पर देश समाज को एक नया प्रकाश से अलंकृत करना सीखना चाहिए। अब आपकी ये कविता के अर्थ हो चुके हैं। मैं आपको पीछे की जो अभ्यास हैं वो बता देती हूँ। सबसे पहला अपना यहाँ से अभ्यास शुरू होता है। तो बोध प्रश्न है। बोध प्रश्न में पहला है, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ शब्दकोश से खोजकर लिखिए। अब पहला है आपका हित, तो इसका क्या होगा, आप भर लेना इसमें। हित का है भला, तरु का है पेड़, त्यागी का है त्याग करने वाला, वाणी, वाणी का है बोली या भाषा, पथिक, पथिक का राहगीर, खुशबू, महक या सुगंध, माया, धन या दौलत, पिछड़ा, पीछे छूटा हुआ, अनपढ़, बिना पढ़ा लिखा। ये आपकी ये एक्सरसाइज पूरे अभ्यास पूरा हो गया है। अब हम पाठ 2 देखेंगे, प्रश्न दूसरा देखेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है आपका, अनपढ़ व्यक्तियों के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है। तो मैं आपको बता देती हूँ अनपढ़ व्यक्तियों के प्रति क्या होना चाहिए। वैसे आप बताओ, अपन ने कविता में पढ़ा है और कविता का अर्थ भी पढ़ा है। अनपढ़ व्यक्तियों को पढ़ाकर उन्हें शिक्षित करना हमारा कर्तव्य है, ठीक है। अब अपना दूसरा प्रश्न है ख नंबर का, धरती से हमें क्या क्या प्राप्त होता है। उत्तर है, धरती से हमें खाने के लिए अन्न, पीने के लिए पानी तथा जीवित रहने के लिए सभी आवश्यक तत्व प्राप्त होते हैं। ये आपका प्रश्न ख नंबर का हो गया। अब हम देखते हैं ग नंबर का प्रश्न, पेड़ हमारी सेवा किस प्रकार करते हैं। तो देखो, पेड़ भरी दोपहरी में, पेड़ों की अहमियत यानी पेड़ हमारे लिए कितने ज़रूरी हैं ये हमको गर्मियों में ही समझ में आता है। जब अच्छी तेज़ धूप होती है और हम ये सोचते हैं कि अरे थोड़ी सी छाया मिल जाए, तो पेड़ भरी दोपहरी में राहगीरों को अपनी शीतल छाया प्रदान करके और मीठे मीठे फल देकर हमारी सेवा करते हैं। आप मात्राओं का विशेष ध्यान देना। अब एक घ नंबर का, पिछड़े व्यक्तियों के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है। उत्तर है, पिछड़े व्यक्तियों को सहायता देकर उन्हें आगे बढ़ाना हमारा कर्तव्य है। आपके प्रश्न में ही आधे से ज़्यादा उत्तर मिल रहा है। देखो, पिछड़े व्यक्तियों को सहायता देकर उन्हें आगे बढ़ाना हमारा कर्तव्य। कर्तव्य लिखते ना आए तो ये प्रश्न में ही दिया हुआ है। व्यक्ति भी लिखते ना बने तो प्रश्न में से देख लेना, थोड़ा सा कठिन है और इनको 5-5 बार लिख भी लेना कठिन शब्दों को, तो याद हो जाएंगे। फिर आगे का प्रश्न है, देश को अपना क्या देना चाहते हैं और क्यों। देश के लोगों का हित करके, अनपढ़ लोगों को शिक्षित करके और पिछड़े हुए लोगों को आगे बढ़ाकर हम अपने देश को उन्नत करना चाहते हैं। फिर आगे का प्रश्न है, देश हमें देता है सब कुछ
मैं कवि का सब कुछ से क्या आशय है, लिखिए। उत्तर, देश हमें देता है सब कुछ, मैं सब कुछ से कवि का आशय जीवन यापन की उन सभी वस्तुओं से है। जीवन यापन की मतलब जो ज़िंदगी जीने के लिए ज़रूरी चीज़ें होती हैं, ठीक है। जीवन यापन की उन सभी वस्तुओं से है जो देश हमें देता है, अर्थात हर आवश्यक वस्तु जो हमारे जीवन यापन के लिए ज़रूरी है, देश हमें वह देता है। जैसे अभी हमने पढ़ा ना, भूमि, रहने के लिए घर, और वायु, और रोशनी यानी सूरज, ये सब जीवन जीने के लिए आवश्यक वस्तुएं हैं। आपको उत्तर रटने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से उसको समझें और उसके बाद लिखें। यानी जीवन जीने के लिए सभी वस्तुएं यहाँ पे आप मन से जोड़ सकते हैं। सूर्य की रोशनी, ज़मीन यानी भूमि जो अन्न उत्पन्न करती है, ज़मीन पे खड़े हुए पेड़ पौधे, ठीक है, ये सारी चीज़ें। अब आगे आपका है प्रश्न नंबर 3, कोष्टक में से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सूर्य से हमें प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है? सूर्य से हमें रोशनी। पेड़ों से हमें प्राप्त होते हैं, क्या प्राप्त होते हैं? पेड़ों से धूप प्राप्त होती है। क्या पानी प्राप्त होता है कि पेड़ से? नहीं, फल प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं? फल, याद रखना। हवा से हमें प्राप्त होता है भूख? नहीं। प्यास? नहीं। क्या प्राप्त होता है हवा से? जीवन। हवा यानी ऑक्सीजन। जब कोरोना आया था तो ऑक्सीजन के सिलेंडर की मारामारी हो गई थी, आपको सुना हो आपने तो ध्यान होगा, हालांकि आप छोटे बच्चे हैं इतना ध्यान ना भी दिया हो। तो हमें हवा से हमें जीवन प्राप्त होता है, ऑक्सीजन। दीपक से हमें प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है दीपक से? दीपक क्या दूर करता है? अंधेरा दूर करता है। और क्या प्राप्त होता है? उजाला। तो यहाँ पे सही शब्द क्या आएगा? उजाला। अब ये देखो, कविता की पंक्तियों द्वारा पूरा कीजिए। अब ये मैंने आपको जब कविता पढ़ के बताई थी तो बोला था कि पीछे खाली स्थान है, औरों का भी हित है जिसमें, औरों का भी हित है जिसमें। अब इसमें क्या आएगा आगे से कविता में आप लोग देख लेना, मैं बता देती हूँ। हम ऐसा कुछ करना सीखे, यहाँ पे क्या आएगा? हम ऐसा कुछ करना सीखें। ये हो गई आपकी पूरी कविता। इसमें दूसरा है, हम मेहनत के दीप जलाकर नया उजाला करना सीखें। यहाँ पर क्या आएगा? नया उजाला, उजाला करना सीखें। अब तीसरा, देश हमें देता है सब कुछ। अब तो आपको याद हो गई होगी, हम भी तो कुछ देना सीखें। देखो, आपका कोई दोस्त ऐसा होगा कि सबकी मदद करता होगा, कोई पेन नहीं लाया, पेंसिल नहीं लाया, रबड़ नहीं लाया तो देता ही है ना। तो आप भी ऐसा नहीं कि सबसे हम लेते जा रहे हैं, हम देना सीखें। देश को तो अभी आप छोटे हैं, क्या देंगे, लेकिन बड़े हो जाएंगे तो सबकी सेवा करना। अब आगे भाषा अध्ययन आ गया आपका, है ना। भाषा अध्ययन में आपके क्या है? निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए तथा उन्हें वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो पहला है मिट्टी। अब ये आपका है मिट्टी। मिट्टी से खिलौने बनाए जाते हैं, ठीक है। देखो, वाक्यों में प्रयोग करने का मतलब होता है कोई पहाड़ नहीं खोदना है। मतलब ये है कि जो ये शब्द है, जैसे मिट्टी है, बाणी है, पथिक है, यानी जो भी शब्द आए और बोलेंगे वाक्य में प्रयोग करें, तो ये क्या है? एक छोटा सा शब्द है, बहुत सारे शब्दों से मिलकर के वाक्य बनते हैं। तो आपको ये शब्द बीच में कहीं भी आना चाहिए। जैसे मिट्टी में पेड़ पौधे उगते हैं, मिट्टी से खिलौने बनते हैं, ऐसे।
मिट्टी शब्द आ जाना चाहिए। वाणी, हमें मीठी वाणी बोलना चाहिए। पथिक यानी राहगीर, पेड़ पथिक को छाया प्रदान करते हैं यानी देते हैं। रोशनी, चंद्रमा की रोशनी शीतलता प्रदान करती है। नहीं तो रोशनी मेरी सहेली है, क्यों, लड़की का नाम भी रोशनी हो सकता है। या सूरज की रोशनी में कीटाणु नष्ट होते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं आप। अनपढ़, अनपढ़ व्यक्तियों को पढ़ाना हमारा कर्तव्य है, इसको भी आप दूसरे तरीके से बता सकते हैं। पिछड़ा यानी राजू पढ़ाई में बहुत पिछड़ा हुआ है। ठीक है, ये आपके हो गए पूरे शब्द जो वाक्यों में प्रयोग करने थे। अब दूसरा है आपका निम्नलिखित शब्दों के सामने उनके पर्यायवाची शब्द दिए हैं। पर्यायवाची शब्द मतलब एक व्यक्ति के अनेक नाम, जैसे आपके भी कई बार दो नाम होंगे, घर वाले कुछ और बोलते हैं, स्कूल में कुछ और है, ठीक है। ऐसे ही एक शब्द के कई नाम, इनमें से एक शब्द सही नहीं है, यानी इसमें 3 नाम तो उनके सही हैं और एक सही नहीं है, उस पर हमको गोला लगाना है। पहला है तरु, तरु का क्या होगा, सही क्या है, तरु माने वृक्ष होता है, पादप होता है, पेड़ होता है, लता नहीं होता है। फिर दूसरा है आपका धरती, तो धरती का जमीन है, पृथ्वी है, धरा है, भूधरा नहीं है। फिर तीसरा हवा, हवा का वायुयान नहीं है, क्योंकि पवन, समीर और वायु इसके पर्यायवाची हैं। फिर फूल, फूल का फल नहीं है। सूरज का रजनीपति नहीं है। ठीक है, अब आगे क्या है, तीसरा प्रश्न है आपका, निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध कीजिए। यानी ये आड़े टेढ़े दिए हुए हैं, जो आगे होना था उसको पीछे कर दिया, पीछे वाले को बीच में कर दिया, तो हमको इसको सही करके बनाना है। देश को हमें कुछ सीखना है, देना, ये गलत है। हम इसको कैसे बनाएंगे, हमें देश को कुछ देना सीखना है। दूसरा है नया जीवन हवा देती, तो इसका क्या आएगा, हवा नया जीवन देती है। तीसरा है धरती पर होती खेती, तो ये सही वाक्य नहीं है। सही वाक्य क्या होगा, धरती पर खेती होती है। देखो आप है ना, बार बार जब परीक्षा में आ जाए, ये ना आए कुछ और आ जाए, तो आप उसको ठीक से जमाने की कोशिश करना, रफ पेज में लिखना उसको ठीक से। जैसे पेड़ देता छाया, तो ये गलत लग रहा है अपने आप में। सही क्या है, पेड़ छाया देता है। ये भी आपका पूरा हो गया। अब ये निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण चुन के अलग लिखिए। तो विशेषण क्या होते हैं बताओ जल्दी। ये व्याकरण में आता है ना, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। विशेषण मतलब होता है जो किसी चीज़ की विशेषता बताते हैं, वो होते हैं विशेषण। तो अब इसमें से विशेषण कौन कौन से हैं वो पहले आप थोड़ा सा पढ़ के बताओ, फिर मैं आपको बताती हूँ। देखो मैंने आपको बता दिया है जो किसी की विशेषता बताए। जैसे आपका एक दोस्त है, वो नया दोस्त है कि पुराना है, वो पढ़ा लिखा है कि अनपढ़ है, वो काला है, मोटा है, गोरा है, ये सब क्या है उसकी विशेषताएं हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो नया जीवन, जीवन तो है लेकिन कैसा है, नया, नया उसकी विशेषता बता रहा। तो नया, इसमें नया विशेषण है जलती दोपहरी। दोपहरी तो है, रोज होती है लेकिन जलती हुई, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी है। फिर फूल, खुशबूदार फूल, फूल तो है लेकिन कैसा है उसकी विशेषता क्या है फूल की, कि वो खुशबूदार है। फिर आपका है फल, तो नए फल। बालक, बालक कैसा है, पतला, मोटा, पढ़ा लिखा, अनपढ़, क्या विशेषता बता रहा है, अनपढ़। फिर मिट्टी, प्यासी मिट्टी, मतलब गर्मी के समय की जो मिट्टी है ना, प्यासी मिट्टी। उजाला, नया उजाला। त्यागी तरु, इसमें क्या है विशेषण, त्यागी। जो मैंने अंडरलाइन किए हुए हैं वो सब विशेषता बता रहे हैं। इसके अलावा कुछ और भी शब्द आ जाएं तो घबराना नहीं, पहले ये समझ में आना चाहिए आपको कि विशेषण क्या है। किसी की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं।
आगे अगर आएगा तो बताऊंगी। विशेष क्या होता है? जिसके बारे में बताया जाता है। और विशेषण यानी जिसकी विशेषता। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। विलोम मतलब होता है उल्टा। तो मैं ये आपको बता देती हूँ। हित का क्या होगा? आ लगा दो इसमें, आहित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आहित हो जाएगा। प्रारंभ का क्या होगा? ये लो, अंत। और जीवन का क्या होगा? मृत्यु। जीवन का मृत्यु। प्रकाश का अंधकार। और सुगंध का, हाँ बताओ, मेरे को नहीं पता है। इसमें दा लगा दो, दुर्गंध। 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 नया का पुराना। नया का हो गया पुराना। ठीक है। अब लिखने में कठिनाई हो, जैसे सुगंध है तो इसमें दा पे छोटी को मात्रा, दुर्गंध, ऊपर रा, दुर्गंध। ये आपके विलोम शब्द भी हो गए हैं। अब आपका आगे प्रश्न है कि रेखांकित मतलब जिसके नीचे लाइन खींची हुई है उन शब्दों को बहुवचन में बदलकर और फिर वाक्य लिखो। तो यहाँ पर पथिकों को भोजन दो, पथिक को भोजन दो, ये एक वचन है। पथिकों को भोजन दो हो गया बहुवचन। अब राम खेत में पानी देता है, तो खेत की जगह पर क्या आ जाएगा? खेतों। क्या आ जाएगा? राम खेतों में पानी देता है। सिर्फ अपने को ये बदलना है। पेड़ की जगह क्या आ जाएगा? पेड़ों। और बाकी पूरा आपको ऐसे लिखना है। पेड़ों की छाया शीतल होती है। दोबारा वही लिखना है। अब समझ गए ना? फूल पर तितली बैठी है, तो क्या लिखोगे? फूलों पर तितली बैठी है। फलों को खराब होने से बचाना चाहिए, तो फल को खराब होने से बचाना। फल का क्या हो जाएगा? फलों। ये बहुवचन हो गए। बाकी पूरी लाइन आपको इसके बाद ऐसी की ऐसी लिखना है। त्यागी तरु। तरु का तरु हो जाएगा। तरुओं। क्या लिखोगे? पहले त्यागी तरुओं, तरुओं से कुछ सीख लेना चाहिए। पूरा कर लेना आप। अनपढ़ को शाला में भेजो। ये अनपढ़ की जगह क्या हो जाएगा? अनपढ़ों को शाला में पढ़ने भेजें। ये लाइन लिख देना यहाँ पर। अब आपका है योग्यता विस्तार। अब इसमें है योग्यता विस्तार। पृथ्वी, पहाड़, नदी, सूर्य, वन आदि से हमें क्या क्या प्राप्त होता है, चार्ट बनाइए। तो मैं आपको लिख के बता देती हूँ कि क्या क्या इनसे प्राप्त हमें होता है। देखो, पहला है पृथ्वी। पृथ्वी, पृथ्वी से हमें क्या प्राप्त होता है? अन्न। क्या प्राप्त होता है? अन्न। खनिज, खनिज यानी लोहा, कोयला, ये क्या कहलाते हैं? खनिज कहलाते हैं। खनिज। कपड़ा, कपास यानी रुई और रुई का पौधा। फिर पहाड़, पहाड़ से हमें क्या प्राप्त होता है? जड़ी बूटियाँ। और पत्थर। फिर क्या है? नदी। नदी से क्या प्राप्त होता है? पानी। सीप जिसमें मोती निकलता है, मछली, ये सब हमें नदी से मिलते हैं। सूर्य, सूर्य से प्रकाश और विटामिन डी। विटामिन डी
और सौर ऊर्जा भी प्राप्त होती है, जिससे आजकल लाइट बनती है, वो भी लिख देना आप। फिर वन से हमें गोंद प्राप्त होती है, गोंद। लकड़ी जो हम जला के खाना पकाते थे पहले, और अभी भी कई जगह पे बनता है लकड़ी। लाख, जिसकी चूड़ियाँ बनती हैं, ये सारी चीज़ें हमें प्राप्त होती हैं। फिर आगे आपका प्रश्न क्या है देखते हैं। हम भी सीखें, कविता में दर्शाए भावों से संबंधित अन्य कविता का संकलन कीजिए। मतलब ये है कि इससे मिलती जुलती कोई कविता आपको सुनाना है। मैं आपको एक कविता बोल के सुना देती हूँ। फूलों से नित हंसना सीखो, भंवरों से नित गाना, तरु की डाली से सीखो झुकना और झुकाना। ठीक है, आपका ये दूसरा उत्तर है, उसमें कविता ये वाली आ जाए, लिख सकते हो। दूसरी कविता भी आप लिख सकते हो। फिर तीसरा है प्रेरणा प्रदान करने वाली कविता और लेख अपने स्वयं लिखने का प्रयास कीजिए और उसे सुनाइए। तब ये तो सुनाना तो आपको ही पड़ेगा, है ना। आप सुना देना अपनी क्लास में, आप मेरे को तो सुना नहीं सकते हो। हाँ, लिख के ज़रूर कमेंट्स में भेज सकते हो कि आपको क्या और पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। फिर आपका है धरती और पेड़ों के प्रति हमारे क्या कर्तव्य होना चाहिए, कक्षा में चर्चा कीजिए। तो कर लेना चर्चा। मैं आपको बता देती हूँ कि आप क्या क्या बोल सकते हो। उत्तर इसका ये आएगा, आज चारों ओर पर्यावरण में असंतुलन और भूमि प्रदूषण के कारण कंक्रीट के जंगल बढ़ते जा रहे हैं और हमारा सर्वप्रथम कर्तव्य धरती एवं पर्यावरण के संतुलन को बनाए रखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाकर उनकी सुरक्षा करें। उपहार में पेड़ पौधे भेंट करें, यानी उन्हें दें, और अपने बुजुर्गों की स्मृति में, मतलब यादों में, जन्मदिन पर एवं शादी की सालगिरह पर अवसरों पर भी पेड़ पौधों को लगाकर आने वाली पीढ़ी को हम शुद्ध पर्यावरण दे सकते हैं। पेड़ और पर्यावरण संतुलन है, और पर्यावरण संतुलन है तो स्वस्थ जीवन भी संभव है। अब नीचे प्रश्न है आपका, नीचे कुछ संदेश लिखे, उन्हें आप पढ़ें और उन पर विचार करें। जल ही जीवन है, वृक्ष को काटने से विनाश की ओर अग्रसर हो रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में 5 वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। ठीक, इसका पहले वाले का उत्तर है जल ही जीवन है, जल हमारी प्रमुख आवश्यकता है, हम जल के बिना जीवित नहीं रह सकते हैं। वृक्ष को काटना विनाश की ओर अग्रसर होना है। वृक्ष ऑक्सीजन देते हैं, वर्षा जल लाते हैं, और अतः हमें उन्हें काटेंगे तो जीवन हमारा समाप्त हो जाएगा। फिर तीसरा है प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में 5 वृक्ष लगाना चाहिए। तो सही बात है, वृक्ष की उपयोगिता को देखते हुए हमें कम से कम 5 वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। ये आपका हो गया है। आगे देखते हैं। ये मैंने आपको तीनों बता दिए हैं। जल ही जीवन है, वृक्ष को काट कर विनाश की ओर अग्रसर होना है, और प्रत्येक व्यक्ति को पौधे लगाना चाहिए। अब बस ये आपका पाठ हो गया है। आप इस पाठ को अच्छे से पढ़ना। कुछ और समझ में ना आए तो कमेंट्स करना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हिंदी के पाठ कक्षा 10वीं 12वीं के भी हैं, कोई आपके पहचान के हों तो उनको भी बताना और अच्छे से याद कर लेना। अब मिलते हैं आगे अगले पाठ में, जो आपका अगला पाठ है ईद का। आगे के पाठ में मिलते हैं।